छोड़ा था ईआर। ईआर के बारे में क्या पढ़ के आए हो? कौन सी प्रोटीन से बनी होती है लिखवाया था? हाँ, लाइकोप्रोटीन से। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है? हिंदी में नाम क्या दिया जाता है? परगर्भीय जालिका। अंतःपरगर्भीय जालिका कहा जाता है ईआर को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात ये आती है कि पहले नंबर का जो टैग लगता है वो ये बनता है कि ये आपकी कौन सी प्रोटीन से बनी होती है, वो हमने बता दिया। कौन सी प्रोटीन से बनी होती है, वो थी आपकी लाइकोप्रोटीन। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ये आपकी होती कितने प्रकार की है और इसका दायरा कहां से कहां होता है। ये आपकी दायरे में अगर बात की जाए तो केंद्रक झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक फैली होती है। ये इसका फैलाव है। पूछा जाए इसका कांटेक्ट कहां से कहां होता है, केंद्रक से जो प्लाज्मा की झिल्ली होती है उन दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है कौन? आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आती है इसके प्रकार की। तो आपके पास प्रकार कितने इसके? दो में एक आती है आपके पास खुरदरी। खुरदरी का मतलब है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी आपके पास है वो है आपके पास चिकनी या जिसे हम कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो होती है। अब खास तौर पे जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन इन दो पे टैग होता है कि जो आपके पास खुरदरी है वो क्या क्या करती है और जो स्मूथ है वो क्या क्या करती है। तो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको RER से भी जानते हैं। और जो चिकनी ER लिखी है यानी आपके पास चिकनी परगर्भीय जालिका, इसको SER से लिखते हैं यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आती है कि ये काम क्या करेगी, क्या काम करती है खुरदरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहला स्पेसिफिकेशन इसका क्या है कि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है पहले नंबर का, इन दोनों में से इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो खुरदरी पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब जिस जगह राइबोसोम होंगे वहां किस चीज का निर्माण होगा? प्रोटीन का। दूसरा फैक्ट यही बनता है कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन निर्माण करती है। तो यही खुरदरी जो है ये आपका प्रोटीन निर्माण करती है। ये आपके पास प्रोटीन का संश्लेषण करती है या प्रोटीन निर्माण करती है। यानी विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। तो कौन सी बनाएगी? आपकी RER। क्यों बनाएगी? बिकॉज इट कंटेन्स द फिनोमेना व्हिच सिंथेसाइज प्रोटीन। तो क्या होते हैं? राइबोसोम्स। अब दूसरा पॉइंट तो ये, तीसरा यानी कुछ जगह ये अपना खास रोल अदा करती है कोशिकाओं में। इंसुलिन हार्मोन निर्माण या स्त्रावण। तो इंसुलिन हार्मोन के स्त्रावण में, उसके अलावा दुग्ध स्त्रावण, इन दो में भी क्या करती है? अपना रोल अदा करती है। कौन? आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दुग्ध स्त्रावण में, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावण में भी इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य रोल होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? सेकंड लास्ट बेंच, इधर वाले दोनों। इंसुलिन क्या काम करता है बताओ? सेकंड लास्ट तो तुम हो, वो थोड़ी वो लास्ट है। ठीक है। हाँ, इंसुलिन हार्मोन क्या काम करती है और
कौन इसे छोड़ता है, यानी कौन सी ऐसी ग्लैंड है जहां से इंसुलिन हार्मोन पैदा होता है और उनमें ऐसी क्या संरचनाएं होती है जिनसे इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप बताओ इंसुलिन हार्मोन क्या काम करती है? मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? बात ये है हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन है, वो क्या काम करता है? तो हमारे शरीर की जो रक्त की शर्करा होती है उसका नियंत्रण करती है, याद रखना। क्योंकि तुम्हारे शरीर का जब शुगर लेवल का चेकअप किया जाता है तो यहाँ निडल की खून निकाला और उसका टेस्ट हो जाता है, यानी ब्लड शर्करा को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। यानी इसका मेन रोल होता है किसको कंट्रोल करना? ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है कौन आपके पास? इंसुलिन हार्मोन। सेक्रेट कौन करता है इसे? पैंक्रियास। याद रखना इसकी जो सेक्रेशन होती है यानी इसे स्रावित करता है वो कौन करता है? तो स्रावित करने का काम एक ग्लैंड का है जो हमारे पास किस नाम से जानी जाती है? अग्नाशय, पैंक्रियास ग्लैंड। अग्नाशय नामक ग्रंथि से स्रावित होता है और कौन सी जगह से स्रावित होता है ये भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि इस अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप सेल पाई जाती है, जो लैंगरहैंस इसलैंड्स जो इसलैंड्स होती है उनमें से आपके पास इंसुलिन स्रावित होता है। ये कोशिकाएं कौन सी कोशिकाओं से होता है ये भी याद रखना है। तो लैंगरहैंस में जो एक बीटा कोशिकाएं होती है वहां से स्राव होता है, क्योंकि 4 तरह की होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। 3 बड़ी खास है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ग्लूकेगॉन वो किससे होता है? अल्फा से होता है। ठीक है, और ये यहाँ काम नहीं करता, ये कहाँ जाके काम करेगा आपके पास? मुख्य तौर पर लिवर और कहाँ? किडनी। क्योंकि लिवर मेन होता है, क्योंकि आपको पता है तुम्हारे शरीर में जो चीनी बच गई, चीनी का मतलब क्या बच जाएगा? चीनी के रूप में जो भोजन का उत्पाद रक्त में चलता रहता है और जिसका हम उपयोग नहीं करते और वो बाद में भोजन में संचय हो जाता है, वो कौन सी चीज घूमती रहती है? कि जो शर्करा है रक्त में 24 घंटे घूमती है, जिसका हम परीक्षण करते हैं, तो वो कौन सी चीज होती है? ग्लूकोज होती है। याद रखना ग्लूकोज का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज को लिवर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, वहां हमारे काम होता है कौन सा भाई साहब? इंसुलिन। दुग्ध स्त्रावण हो गया। उसके बाद बात आती है नंबर 2 पे, कौन सी? आपके पास चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। कि जो चिकनी अंतःपरद्रवी है ये आपके पास किस नाम से जानी जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करती है? पहला स्पेसिफिक तो यही है कि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब जब राइबोसोम नहीं पाए जाते इसका मतलब है तभी ये आपके पास खुरदरी नहीं। अच्छा, दूसरा काम क्या है इसका? जब आपके पास शब्द लगा कैसा? चिकना। वसा में क्या होती है? चिकनाहट होती है घी में। इसका मतलब कोशिका में जो आपके पास वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है वो कौन सी चीज होती है? घी होती है। इसका मुख्य कार्य है कि वसा तथा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण। जो वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है वो कौन सी कोशिकांग है? तो वो कोशिकांग आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पर कौन सी? समुद्र वाली। इसके अलावा और ये क्या करती है वो आपने याद रखना है। इसके अलावा ये विटामिन डी के अंदर भी अपना मुख्य योगदान देती है, प्लस स्टीरॉयड हार्मोन का स्रावन करती है। इनमें भी इसका क्या होता है? सहयोग होता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धारीदार मांसपेशियां होती है उनमें ये किसका काम करती है? तो वो पॉइंट देखो अपने चौथा कि धारीदार स्टीरियडेड
धारीदार मांसपेशियों में, स्टीरिएटेड मसल्स, धारीदार मांसपेशियों में कैल्शियम आयन सांद्रण को नियंत्रित करती है। कि धारीदार मांसपेशियों में जो कैल्शियम आयन का सांद्रण होता है उसे नियंत्रित कौन सी पद्धति जालिका करती है? तो क्या याद रखना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। कैल्शियम के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कोशिका के कोशिकांग के चलते। एक तो ये आता है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो मांसपेशियों में पहुंचकर जो या मांसपेशियों की कोशिकाओं में रहकर कैल्शियम आयन के सांद्रण को नियंत्रित करती है। तो है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक ये आएगा कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कैल्शियम को छोड़ता भी है और लेता भी है, आवश्यकता के अनुसार वो आगे आएगा। तो कैल्शियम आयन का यूं आता है क्वेश्चन कि कैल्शियम आयन सांद्रण, कैल्शियम आयन सांद्रण, कंसंट्रेट सांद्रण धारीदार मांसपेशियों, धारीदार मांसपेशियों में कौन सा कोशिकांग होता है? कोशिकांग तो हमने लिख लिया, लेकिन वो यूं कह सकता है, नाम अलग अलग कर देता है। नंबर 1 लिख देगा जैसे SER, दूसरा लिख देगा RER, तीसरा लिख देगा ER और चौथा लिख देगा कोई। तो अब ये काम कौन सा कर रहा है ये तुम्हें बताया है। तो कैल्शियम आयन का सांद्रण कौन सी ER करती है? ठीक है, इस टाइप में पूछा जाता है। और इसके अलावा सबसे बढ़िया स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आता है इसका? नंबर 5 पॉइंट याद रखना कि वसा के अलावा दवा तथा विष, दवा तथा विष का विटॉक्सीकरण, विटॉक्सीकरण या इसे कहते हैं निराविषीकरण, निराविषीकरण। दवा का और जहर का जो निराविषीकरण है एंटी पॉइजनिंग फैक्टर जो पैदा करेगा, यानी जहर का असर खत्म करेगा, तो कौन सा कोशिकांग करता है? तो वो भी आपका उत्तर क्या है? SER। कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा कोशिकांग है, मान लो किसी ने जहर खा लिया या जो तुम दवा खाते हो, ड्रग्स लेते हो, ये भी क्या जहर पैदा करती है। कई बार आपने देखा होगा गोलियां ले ली, कालजा जलने लगता है, तो यानी अंदर क्या फैक्ट पैदा करती है? टॉक्सिक। जैसे क्या है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो वर्ल्ड वाइड बैन है, सिर्फ इंडिया में चलती है। जो सबसे ज्यादा तुम प्रयोग करते हो, पेट में जलन होती है, कौन सी प्रयोग करते हो? एसिलोक। ठीक है, तो एसिलोक वर्ल्ड वाइड बैन है, सिर्फ भारत में खुली बिकती है। रैनिटिडीन और सिमेटिडीन ये खुले में चलती है, हर घर में देखो पता मिलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा जहर है। ठीक है, उसके अलावा एक बुखार जुकाम हो गया, कौन सिर दर्द के लिए सीधी कौन सी गोली लगती है? ऑम्बिप्रेन। ठीक है, पैरासीटामोल, ये भी क्या मोस्ट डेंजरस फॉर अस। ठीक है, ये भी खतरनाक है। तो बहुत सारी ऐसी क्या है दवाइयां हैं जो कैसा इफेक्ट पैदा करती है? टॉक्सीकरण का इफेक्ट पैदा करती है। तो इसे विटॉक्सिक कौन करती है आपके पास? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। ठीक है, अब बात आती है कि ER के मुख्य कार्य क्या है। ER के सिंपल मुख्य कार्य पूछ ले तो आपने क्या जवाब देना है? तो इसमें से बीच में से कुछ भी पूछा जा सकता है। मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो पहला तो यही आता है जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है? कि दवा और विष का क्या करती है? विटॉक्सीकरण। पहला कार्य मुख्य यही होता है। दूसरा, पहला कार्य ये लिखना आपने। दूसरा कार्य क्या है? जब कोशिका विभाजन होता है उस दौरान क्या काम करता है ये? कि कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के टाइम, कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के टाइम सेल प्लेट बनाता है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट यानी सेल प्लेट, और कौन सा काम करती है? प्लस केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन को
जनरेट करती है। यानी कोशिका विभाजन के टाइम ये क्या काम करता है, तो कोशिका विभाजन के समय तो कोशिका प्लेट बनाएगा और दूसरा काम क्या होगा, आपके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कैरियो मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है इसको डेवलप करता है और प्लस जो आपके पास सेल प्लेट्स हैं इनको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, जब आपके पास क्या होती है, सेल डिवीजन। तीसरा और इम्पोर्टेंट काम क्या है इसका, कि सतही अक्षेत्र को बढ़ाती है, यानी सरफेशियल एरिया को इंक्रीज करती है, सतही क्षेत्र को बढ़ाती है। ठीक है, उसके अलावा नंबर 4 माइक्रो बॉडीज निर्माण करती है, माइक्रो बॉडीज का निर्माण करती है जो श्वसन में काम आती है। माइक्रो बॉडीज निर्माण करती है और वो कौन सी माइक्रो बॉडी, जो श्वसन प्रक्रिया में काम आती है। तो श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली कोई 2 माइक्रो बॉडीज हैं, वो खास है। एक आता है पैरोक्सीसोम, पैरोक्सीसोम, और दूसरा आपके पास है ग्लाइऑक्सीसोम। ये आपके पास 2 तरह की माइक्रो बॉडीज हैं जो आपकी किस क्रिया में काम करती है, श्वसन प्रक्रिया में काम करती है, जिनका निर्माण कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन एक ही है इसका, जो पहला पॉइंट मैंने बताया है, एग्जाम के लिए स्पेशल वही है कि जो हम दवा खाते हैं या कोई मनुष्य के अंदर जहरीला प्रभाव है उसको खत्म करने का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है, वो करता है आपके पास कौन सा, चिकनी परवलयी जालिका। वो ना हो तो अंदर परवलयी जालिका होती कहाँ है, ये भी याद रखना। जो जहर यानी विष और दवा, विष प्लस दवा के टॉक्सिक प्रभाव को, विष तथा दवा के टॉक्सिक प्रभाव को खत्म करने वाले कोशिकांग कहाँ की या किस अंग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिकांग कौन से अंग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बात ये अलग है। ये तो तुमने पढ़ दिया कि कोशिकाओं का एक अंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ड्रग और पॉइजन के टॉक्सिक इफेक्ट को रिलीज करता है, लेकिन वो पूछता है कि ये कोशिकांग कौन से अंग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तब बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जो हमें हर बीमारी से क्या करेगा, दूर करेगा, तो ऐसा ऑर्गन हमारे लिए क्या है, बहुत क्या है, लवफुल है। लवफुल है तो वो क्या करेगा, हमारे लिए प्रेम करने वाली चीज हमारी बॉडी में कौन सी होती है, ये लिवर। ठीक है ना, लिवर की सेल में क्या है, ये फॉर्मेशन होती है जो जहर और दवा के प्रभाव को क्या करती है, खत्म करती है। लिवर आपके दोनों ही काम करता है, अंग भी है और क्या ग्लैंड। ठीक है, दोनों ही काम करता है, एक तरह से ऑर्गन भी है और दूसरा इसका मुख्य काम क्या होता है, ग्लैंड का भी होता है। इसके बाद ये तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद दूसरे जो ऑर्गन्स आते हैं वो आपके पास राइबोसोम, ये 2 नंबर का कोशिकांग है। क्योंकि इस पर राइबोसोम थे, अब राइबोसोम ही पढ़ना है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, लास्ट बेंच वाले बताएंगे। हाँ, लास्ट बेंच में 3 बैठे हैं, वो बताएं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, नकल मार के नहीं बताना। हाँ, हिट एंड ट्रायल्स 1 लाइनर क्वेश्चन यही होते हैं कि जो हमारी खोज पूछी जाती है, चाहे कोई एग्जाम, एक तो एसएससी, दूसरा कोई रेलवे का एग्जाम हो जाए या एचएससी का भी नॉर्मल एग्जाम होगा, तो 1 लाइनर क्वेश्चन यही है कि राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है। हाँ, कौन है राइबोसोम का खोजकर्ता, सिंगे। राइबोसोम की खोज किसने की, जोई पल्लेयर रब के है, मैंने कहा था ना, जोई जेई पल्लेयर पैलेट, यानी आपके पास बताया था जॉर्ज एमिल पैलेट, जिसने डिस्कवरी की थी किसकी, राइबोसोम। और मैंने बताया भी था
कि इस बंदे ने इसको किससे देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है, अब बात आती है इसी बंदे ने इनको एक नाम दिया था, वो भी लिख लेना। इस बंदे ने सबसे पहले इनको क्या कहा था, माइक्रोसोम कहा था। याद रखना कि राइबोसोम को जे बेलेट ने जो नाम दिया था वो माइक्रोसोम दिया था। तो माइक्रोसोम किसे कहते हैं, राइबोसोम को ही कहते हैं। और अब जब माइक्रो है, माइक्रो का मतलब छोटा, तो छोटे का मतलब क्वेश्चन ये बहुत बन गया कि सबसे छोटा कोशिकांग, कि सबसे छोटा कोशिका में बैठी हुई चीज जो है उसका अंग जो है वो कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, अब राइबोसोम जो है ये किससे बने होते हैं, यानी इनका निर्माण किससे होता है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है इनका जो निर्माण है वो खास तौर पर किस चीज से होता है, आरएनए, और प्लस किससे होता है, प्रोटीन। क्योंकि ये जब प्रोटीन की फैक्ट्री है तो प्रोटीन तभी बनाएंगे ना जब खुद के पास प्रोटीन होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये आरएनए ही तो क्या जनरेट करते हैं इसमें, प्रोटीन में। तो आपके पास आरएनए कौन कौन से टाइप के हैं, मुख्य तौर पे आप पढ़ते आए हो 12वीं तक, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेवल तक, तो वो 3 ही पढ़ते आए हो। तो एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं ये सिंपल 3 तक। बायोलॉजी में और भी आ जाते हैं इनके साथ बहुत सारे, लेकिन तुमने 3 याद रखने हैं। इन 3 में क्या पूछा जाता है कि आपके पास प्रोटीन संश्लेषण करने वाला मुख्य कौन सा होता है और इन तीनों के नाम क्या है। पहले इनके नाम आने चाहिए कि जो M लिखे आरएनए लिखा है इसका मतलब क्या है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो mRNA होता है ये कौन सा होता है आपके पास, मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए होता है। और मैसेंजर जो आरएनए होता है ये आपके पास क्या करता है, मुख्य तौर पर प्रोटीन संश्लेषक राइबोसोम होता है। इसी को ही खास तौर पर प्रोटीन संश्लेषक कहा जाता है, याद रखना। आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह आपके पास राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी राइबोसोमल आरएनए। और जो ये है टी, ये कौन सा होता है आपके पास, ट्रांसफर्ड आरएनए। बेसिकली तो ये पहले बड़ा ही खास है, इंपॉर्टेंट है। नॉन कोडिंग वर्ड भी आता है कि नॉन कोडिंग आरएनए कौन सा होता है, तो यही होता है कौन सा, आरएनए। ठीक है, खास क्वेश्चन है। मैचिंग पूछ ले तो मैचिंग करता है एमिनो एसिड और आपके पास राइबोसोम, ये एमिनो एसिड प्लस राइबोसोम की जो मैचिंग करता है इसके लिए प्रोटीन निर्माण की, तो वो आपका कौन करता है, तो ये मैचिंग आपकी यानी जोड़ने का काम ट्रांसफर्ड आरएनए करता है। ठीक है, इतना कोई नहीं पूछता, तुमने 3 पॉइंट याद रखने हैं बस। एक तो याद रखना मुख्य प्रोटीन संश्लेषक कौन सा है, तो आपका जवाब होगा mRNA। इन तीनों का पूरा नाम आना चाहिए, बात खत्म। तुम्हारे लेवल से ज़्यादा नहीं पूछता। एक तो है mRNA, फिर एक rRNA और एक कौन सा है, tRNA। तीनों याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एक चीज पढ़ते आए हो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपके जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S और कौन से पाए जाते हैं, 80S। ये खास है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम होते हैं, ठीक है, तो कौन से होते हैं, 70S। ये आपके पास प्रोकैरियोट कोशिकाओं की प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कौन से होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं कौन से पाए जाते हैं, केवल 70S पाए जाते हैं। अब बात आ जाए यूकैरियोटिक की, कहानी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम, यूकैरियोटिक में राइबोसोम कौन से होंगे भाई, यूकैरियोटिक में राइबोसोम पूछ ले तो मैंने डिफरेंस लिखवाया था तुम्हें प्रोकैरियोट
और यूकैरियोट कोशिका को देखना नहीं है, उससे मुझे अंदाजा लगा के बताओ कि कौन सी आई हुई है। कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मैंने जब डिफरेंस बताया उस टाइम ये चीज लिखवाई थी कि अगर यूकैरियोट की बात आए तो आपने क्लिक किसको करना है, दोनों को करना है 70s और किसको 80s, दोनों पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दो मैंने ऑर्गन बताए थे, एक बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा मैंने क्या बताया था आपके पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उन दोनों में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं 70s। उन कोशिकाओं में दोनों मिलेंगे ना, 80s तो होता ही होता है, साथ में कौन से होते हैं 70s। ठीक है, ये खास चीज है। तो ये प्रॉपर्टी थी आपके पास खास तौर पर किसकी, राइबोसोम। अब इसको कहा क्या जाता है, अब ये किसका निर्माण कर रहा है, खास तौर पे प्रोटीन। तो इसीलिए क्वेश्चन मैंने पहले लिखवा दिया था कि कोशिका में जो प्रोटीन फैक्ट्री कही जाती है वो किसे कही जाती है, कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कि सेल प्रोटीन फैक्ट्री क्या है। तो सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगी, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के 3 या 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आरएनए वाला याद रखना, एक राइबोसोम पुकारी किस नाम से जाती है, ये खास क्वेश्चन, और एक इसकी खोज किसने की। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ से टैग होते हैं 70s और 80s में। अब बात आती है एस का मतलब क्या है, कि जो आप 80s और 70s राइबोसोम्स लिखते हो, 70s तथा 80s, ये जो हमने लिखे हैं इसमें क्वेश्चन आता है एस इज स्टैंड्स फॉर, एस बताता है क्या, एस क्या बताता है, ये होती है स्वेटबर्ग यूनिट। याद रखना इसे क्या कहा जाता है, स्वेटबर्ग इकाई। और वैसे इसको स्पेशली तौर पे एक गुणांक भी कहते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं। वो कौन सा कोएफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है इसको, एस को। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट किसके लिए लगता है, प्रोटीन के जमाव के लिए लगता है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सांद्रण। इसको क्या कहते हैं, सांद्रण गुणांक कहते हैं। कि प्रोटीन का कोशिका में जो सांद्रण गुणांक है उसकी इकाई क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है, स्वेटबर्ग होती है। ठीक है, तो एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग। पूछ लिया जाए कि जो एस है ये आपका गुणांक किसका है, किसका गुणांक होता है, सांद्रण। और सांद्रण देखना किसका है, ये अगर पूछ लिया जाए तो आपने एक ही जवाब देना है, प्रोटीन। ठीक है, खास क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, तारकाय। हाँ, तो लास्ट बेंच वाले बताएंगे कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, लास्ट में इधर ही जवाब बताएगा। आप बताओ सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, सेकंड लास्ट बेंच वालों। तारकाय की खोज किसने की थी, सेंट्रोसोम का खोजकर्ता कौन है। क्वेश्चन बहुत दाखड़ा आता है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। आप बताओ सेंट्रोसोम की खोज किसने की, तारकाय की खोज किसने की, सिंगे। मैंने कहा तार भद्र बोरी में, ठीक है, बोरी वर्ड होगा बोवेरी, तो टी बोवेरी, तार में क्या आता है टी, और साथ में बोरी में भर दो तो क्या बोवेरी, तो टी बोवेरी, थियोडोर बोवेरी। ठीक है, तो आपके पास इसके लिए जो आपके पास खोज करता था वो था आपके पास थियोडोर बोवेरी। आपका क्वेश्चन बड़ा खास है। अब इसकी पहचान क्या होती है, पहचान बड़ी खास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस रूप में मिलता है। तो ये आपके पास एक तरह से बेलनाकार नलिकाओं के रूप में मिलता है। इसकी संरचना पे टैगिंग लगती है बेलनाकार नलिका के रूप में होता है, यानी सिलेंड्रिकल ट्यूबल्स की फॉर्म में होता है। नंबर 2, आपके पास इनमें बेलनाकार
एक या दो संरचनाएं पाई जाती है, यानी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है ट्यूबल्स की फॉर्म में, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि तारककाय में बेलनाकार एक या एक से अधिक जो संरचनाएं पाई जाती है वो आपके पास क्या कहलाती है? पाई जाती है वे सेंट्रियोल कहलाती है, उनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। अब ये क्षेत्र होता कैसा है ये याद रखना है कि सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोसोम है, कोशिका में दिखता कैसा है? तो कोशिका का चमकदार क्षेत्र होता है कि कोशिका का चमकीला कह दो या चमकदार कह दो रिजाइन, यानी लस्ट्रस रिजाइन ऑफ द सेल, यानी जहां चमक दिखती है माइक्रोस्कोप से देखने पर कोशिका में जो चमकीला स्थान होता है वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। अब बात आती है कि जो इनके सेंट्रियोल हैं, इनके चारों तरफ धागे जैसी संरचना होती है। पॉइंट ये बड़ा खास है और ये आपका क्वेश्चन 5 स्टार है कि जो सेंट्रियोल है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रियोल के चारों ओर धागे जैसी संरचना, सेंट्रियोल जो होते हैं उनके चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं कहलाती है। कि जो धागे जैसी संरचनाएं सेंट्रियोल के चारों ओर होगी उन्हें हम कहेंगे क्या? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है एस्ट्रल रेज, और हिंदी में क्या कहा जाता है? तारक रश्मियां। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रियोल सराउंडेड बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो सेंट्रियोल सराउंडेड बाय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बी कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहा जाता है? एस्ट्रल रेज कहा जाता है। और यही काम आती है किसमें? गुणसूत्र निर्माण। खास क्वेश्चन यही है कि जो इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या है? इसका मुख्य कार्य है गुणसूत्र निर्माण। ये गुणसूत्र निर्माण जब होते हैं तो एक किरणनुमा कोशिकांग की सहायता से होते हैं, तो वो किरणें क्या कहलाती है? यूं क्वेश्चन आता है, तो वो किरणें कौन सी होती है? एस्ट्रल। एक क्वेश्चन आता है कि तारककाय कौन सी किरणें छोड़कर गुणसूत्र निर्माण में सहयोग देता है? तो वो किरणें कौन सी होती है? एस्ट्रल रेज होती है। एक तो होता है गुणसूत्र निर्माण और दूसरा इसका मुख्य रोल किसमें होता है? कोशिका विभाजन। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए किसके? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम दमदार क्वेश्चन बनाता है। तारककाय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक होता है सेंट्रियोल बी द सब पार्ट ऑफ व्हिच सेल ऑर्गेनेल, यानी कौन से कोशिकांग के भाग होते हैं सेंट्रियोल? तो किसके होते हैं? सेंट्रोसोम के। फिर पूछता है ये रेज कौन सी इमिट करता है? तो वो होती है आपके पास एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे किसमें काम आती है? ये पूछे तो क्या करती है? गुणसूत्र निर्माण। ये क्रोमोसोम फॉर्मेशन में सहयोग देती है। अब बात आती है आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कोए क्या है? हाँ, तो सबसे लास्ट बेंच वाले ये बताएंगे कि गोल्जी कोए की खोज किसने करी थी? आप बताओ किधर क्यों? इसी नाम पे मैंने कहा था, इसी नाम से याद रखना, यही उत्तर है। पीछे नाम गोल्जी होगा, आगे वाला नाम बदलना है बस, क्योंकि उल्टा बोलना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड आगे यूज कर लो, गोल्जी पीछे कर लो। कॉम्प्लेक्स से वर्ड बनता है कैमिलो, और गोल्जी है जो कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी की थी किसकी? गोल्जी कोए। ठीक है। अब गोल्जी कोए आपके पास जो होता है वो किस रूप में होता है? तो आपके पास जंतुओं व पालक कोशिकाओं, यूं क्वेश्चन आता है, जंतु व पालक कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं या कुंडिकाओं
के समूह के रूप में होता है। वो आपका कोशिकांग क्या कहलाता है? यानी नलिकाओं का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबल्स और सिस्टर्नी शेप और पंच फॉर्म विच आर इन द पैरेलल फॉर्म। कि पंच होता है, झुंड होता है, समूह होता है, पैरेलल फॉर्म में होता है ट्यूबल्स या क्या कहते हो सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी या ट्यूबल्स जो होती है एनिमल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर, उन्हें हम खास तौर पे क्या कहते हैं? गोल्गी कॉइल कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास अपवादी रूप में सबसे खास ये पढ़ा जाता है कि कौन सी जंतु कोशिकाओं में या मैमेलियन कोशिकाओं में, खास क्वेश्चन है कि कौन सी सतनधारी, कौन सी सतनधारी कोशिकाओं में गोल्गी कॉइल नहीं होता? कोशिकाओं में गोल्गी कॉइल नहीं होता। हाँ जी, जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता वहां गोल्गी भी नहीं होता। ये बात दिमाग में फिट करना। तो अब ऐसे कौन से जंतु होंगे सतनधारी होंगे यानी मैमेलियंस होंगे, उनकी कौन सी कोशिकाओं में ना तो केंद्रक होता और ना ही फिर गोल्गी कॉइल होता? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है सभी सतनधारियों, अब कहोगे तो ये कोई बात ही नहीं है। सभी सतनधारियों में या सभी सतनधारी में केवल ऊंट व लेमा को छोड़, ऊंट व लेमा को छोड़कर सभी सतनधारियों में क्या होता है? आपके पास गोल्गी कॉइल नहीं पाया जाता। अब बात आएगी कि कौन सी कोशिकाओं, सतनधारियों की कोशिकाओं की बात कर रहा है। तो एक तो वो पार्ट बना दिया कि सारे सतनधारियों में होगा, केवल किस में नहीं होगा? ऊंट और लेमा में नहीं होगा। तो अब वो कोशिकाएं कौन सी है? तो कोशिकाएं क्या है? वो खास तौर पे कौन सी होती है? आरबीसी या रेड ब्लड सेल होती है। रेड ब्लड सेल में ना तो केंद्रक होता ना ही गोल्गी कॉइल होता, किन में? सतनधारियों में। पर होता किस में है? तो वो उत्तर याद रखना है लेमा। ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है और गोल्गी कॉइल भी पाया जाता है। वो किसकी कोशिकाओं? तो आरबीसी में केंद्रक भी होता है, केंद्रक प्लस गोल्गी कॉइल दोनों ही पाए जाते हैं। कौन से सतनधारी? अब ऑप्शन में क्वेश्चन देगा सभी सतनधारियों में, केवल ऊंट और लेमा में, ठीक है, मछलियों में, ठीक है, सरीसृप वर्ग में, यूं दे देगा। तो आपके पास आरबीसी में केंद्रक और गोल्गी कॉइल पाए जाते हैं कौन से? सतनधारियों में। तो अभी बताया है, एक आपके पास मुख्य तौर पे क्या है? कैमल, और दूसरा आपके पास कौन सा है? लेमा। यानी जहां लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक या गोल्गी कॉइल होता है उनमें हाइड्रेटेड फॉर्म बैलेंस रहती है कि पानी को स्टोर करती है और रिलीज करती है, दोनों काम कर सकती है। यानी हमारी बॉडी में अगर वाटर रिलीज और क्या एक्सक्रीट हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, पर ऊंट के नहीं होती, इसीलिए वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तभी कहते हैं ना कि लंबे टाइम तक रेगिस्तान में बिना पानी पिए रह सकता है। तो यानी इसकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, गोल्गी कॉइल युक्त होती है, इसीलिए वो हाइड्रेटेड फॉर्म को क्या करती है? हमेशा बैलेंस करती है। हमारी बॉडी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जैसे ही पानी भरा तो खेल खराब, और जैसे ही पानी निकला आरबीसी से तो भी खेल खराब। पानी अंदर भरते ही तुम्हारे पास कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आरबीसी में पानी का भराव हो जाए, जमा हो जाए, तो तुम कौन से विकार के आदी हो जाओगे? तो तुम लो बीपी के आदी हो जाओगे। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा? एकदम से लो, विकार तो आ गया, हाइड्रेटेड फॉर्म इन होती। और जैसे ही पानी बाहर निकल जाए तो आरबीसी सिकुड़ने लगेगी, तो कौन सा विकार हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर। तो दोनों जगह हम कंट्रोल में नहीं है,
जब हाइड्रेटेड फॉर्म लागू होती है आरबीसी से। लेकिन इसको कुछ नहीं होता, क्यों? इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, रेगिस्तान का चार्ज। ठीक है, अब बात आती है कि पादप के लिए क्या कहते हैं। पादप के लिए गोल्जी को क्या कहलाता है, मैंने ये लिखवा दिया कि पौधों के लिए हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या लिखते हैं, डिक्टियोसोम। क्वेश्चन आता है इसका 9वीं क्लास में पढ़ के देखना कि पादप की कोशिकाओं में या पौधों की कोशिकाओं में एक खूंटी नुमा आकृति जो आपके लिए लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम इत्यादि का निर्माण करती है, वो कहलाती है। तो वो क्या डिक्टियोसोम है। ठीक है, ये कैसी संरचना होती है, सिस्टमी अभी लिखवाया था, या कैसी होती है, नलिका, या इसको लिख सकते हो खूंटी नुमा, ऐसे आता है। अब बात आती है इसके कार्य क्या। अब कार्य बताओ, एक दो देख दो, तो मैंने बोल दी बातों में। एक कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम निर्माण में सहयोग देती है। ये जो लाइसोसोम बनता है वो बड़ा खास इसी से तैयार होता है, लाइसोसोम निर्माण में सहयोग देना। और क्या कर सकती है, नंबर 2 बड़ा खास रोल अदा करती है कि साधारण शर्करा से जटिल शर्करा का परिवर्तन इसी से होता है। कि जो कोशिकाओं में साधारण शर्करा, अब मुझे क्वेश्चन बताओगे तुम लोग कि साधारण शर्करा कौन सी होती है, और जब वो जटिल में जाती है, साधारण शर्करा से किस में बदलाव करती है, जटिल शर्करा। अब साधारण शर्करा कौन सी होती है, अभी बताते आए हैं थोड़ी देर पहले कि तुम्हारे ब्लड में 24 आवर रन करती है, सिंपल सुगर होती है, कौन सी होती है, ग्लूकोज। ठीक है, जब उसका सिंथेसिस किस में जाता है, पॉलीसैकेराइड फॉर्मेशन में जाता है। जैसे हमने पढ़ना है क्या, ग्लाइकोज है, तो वो इसका जटिल रूप है। जटिल रूप है, उसका क्या करती है, निर्माण करती है, बदलाव करती है। तो साधारण शर्करा से कहाँ जाती है, जटिल शर्करा में। उसके अलावा नंबर 3 पॉइंट याद रखना कि जो कोशिका में प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उनकी पैकिंग यही करता है। यानी प्रोटीन प्लस वसा की पैकेजिंग, इनकी जो पैकेजिंग करने वाला ऑर्गन वो कौन सा है, सेल ऑर्गेनल्स। तो वो आपका यही है गोल्जी कॉइल। और अब क्या करता है गोल्जी कॉइल, इन्हें इन और आउट करता है, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर ले जाने का कार्य। इन्हें कोई नहीं पूछता, वैसे ये तो बातें लिखनी होती है कि कोशिका में संश्लेषित चीजों को अंदर और बाहर कौन करता है, तो कौन करता है, गोल्जी कॉइल करता है। बनाता कौन कौन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, वसा, कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें बना रहा था, कौन बना रही थी, अंतःपत्रली जालिका। उसका फैक्ट बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अंतःपत्रली जालिका, इससे पीछे आ जाओ। हाँ, इसमें एक चीज आई थी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट रह गया था थोड़ा सा, तो दोबारा लिख लेना। कहाँ है कोलेस्ट्रॉल, इससे पीछे है कैल्शियम सांद्रण, पहले मुझसे बताई थी। हाँ, यही है कि कोलेस्ट्रॉल वैसे उस दिन मैंने बता दिया था कितने प्रकार का होता है। जैसे पानी की बात आई, गोल्जी कॉइल किसको स्टैंड करती है, वाटर को। तो हमारे आरबीसी में नहीं है, तो हमें 2 विकार पैदा होंगे। तो वो विकार, एक विकार इससे भी पैदा होता है, क्या नाम लिखा है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल से बॉडी में कौन सा विकार पैदा होता है, सेकंड लास्ट बेंच। कोलेस्ट्रॉल के लिए पेड़ों के किनारों पर सरकार के द्वारा पौधों की भरमार की गई है, उस पौधे का नाम क्या है। पौधे लगाए जाते हैं, खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल के लिए लगाए जाते हैं, और उन पौधों की भरमार सड़क के किनारों पे है। अर्जुना, अर्जुन की छाल पीती है दुनिया, अर्जुन की छाल का रस पीती है दुनिया,
वो सरकार ने सबसे ज्यादा लगवा रखे हैं, तो वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये कितने टाइप का है? 2 बताया था मैंने। कोलेस्ट्रॉल एक क्या होता है? एलडीएल, और एक क्या होता है? एचडीएल। एलडीएल का मतलब क्या होता है? एलडीएल जो होता है ये हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता। इसको कौन सा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं? बुरा, बैड। ये कौन सा होता है? गुड, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो लिखवाए थे। अब बात आती है कि जो आपकी बॉडी में रक्त विकार पैदा करता है वो कौन सा करता है? एलडीएल करता है। कौन सा विकार पैदा करता है? उच्च रक्तचाप पैदा करता है। कि अगर कभी पूछे उच्च रक्तचाप, कि हमारे शरीर में उच्च रक्तचाप जो पैदा होता है वो कौन से कोलेस्ट्रॉल से होता है? इसके साथ ही लिख देना, उच्च रक्तचाप कौन से कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है? एलडीएल से होता है। जब एलडीएल से उच्च रक्तचाप अधिक होता है तो आर्टरीज कोलैप्स हो सकती है। उसमें आपका प्रमेय कौन सा होता है? कि उच्च रक्तचाप के कारण आर्टरीज कोलैप्स हो सकती है, धमनियां पिचक सकती है। उसके पीछे कौन सा प्रमेय लगता है? क्वेश्चन आता है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और कई जगह लगता है। लेकिन हार्ट आर्टरीज कोलैप्स हो सकती है ड्यू टू आउटर और एक्सटर्नल प्रेशर विद हाई फ्लो ऑफ ब्लड ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। इसमें खास क्वेश्चन पूछा जाता है विच थ्योरम विल लीड। आप एक क्वेश्चन पढ़ते आए हो, बर्नौली थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये कि आर्टरीज कोलैप्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी जब आर्टरी पिचक जाती है बाहरी दबाव के कारण तो कौन सा प्रमेय लगता है? उत्तर क्या याद रखना है? बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय लगता है। ठीक है, अब एलडीएल का उपचार कौन सा एल्केलॉइड करते हैं? इनके लिए एल्केलॉइड कौन से लिए जाते हैं? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि आज के टाइम इसका अगर हमें विकार दूर करना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अगर हमें रिलीज करना है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है, इसके लिए उच्च रक्तचाप को क्या करेंगे हम? कम। तो उच्च रक्तचाप के लिए कौन सी औषध ली जाती है? भी उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए औषध वो एक एल्केलॉइड है। वैसे तो दवाइयां बहुत सारी है मार्केट में, जैसे आप लेते हो एमिलोडोपिन, टेल्मिस्ट्रान, क्लिपिडेन, बहुत सारे साल्ट आते हैं, लेकिन वो नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यह आएगा कि उच्च रक्तचाप निवारण के लिए औषध कौन सी प्रयोग होती है? ये मेडिसिन नहीं है, औषध है। मतलब सीधी क्या, जड़ों से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट होता है, यानी ये कहां से प्राप्त किया जाता है? जड़ों से। पहले ये याद रखो, जड़ों से प्राप्त होता है एल्केलॉइड। किसकी जड़ों से होता है? राउ वोल्फिया, राउ वोल्फिया सर्पेंटिना, राउ वोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ों से निकाला जाता है। और एल्केलॉइड होता कौन सा है? इसे बोलते हैं रेस्प्रीन। याद रखना कि आपके पास जो एल्केलॉइड रक्तचाप में काम कर रहा है और उच्च रक्तचाप को नियमन करने का काम करता है एल्केलॉइड, वो कौन सा होता है? रेस्प्रीन होता है। कहां से प्राप्त किया जाता है? राउ वोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ों से मिलता है। खास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए बीच में एक चीज आ गई क्योंकि ये रक्तचाप से जुड़ी हुई थी, इसलिए वापस ले आए थे। और बाकी ये कहानी किससे जुड़ी होती है? पानी के साथ जुड़ी होती है। और पानी में जब क्वेश्चन याद रखोगे तो आपने याद रखना है ये चीज, पानी बैलेंस करती है आरबीसी, तो किस में करती है? एक तो ऊंट में और दूसरा किस में करती है? लेमा। यानी यही क्वेश्चन आता है कि कौन से स्तनधारियों में आपके पास आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और नहीं पाया जाता, वो क्या। उसके बाद डिप्टियोसोम की कहानी आई, तो इसमें
यही चीज हमने याद रखनी थी। अब लाइसोसोम का फैक्टर आता है कि लाइसोसोम क्या है। डिप्टियोसोम पूरा, खेल खत्म। अब बात आती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है, इतना ही बता दो काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, बस दे दो, ठीक है। तो डी डुवे ने क्या करी थी, खोज करी थी किसकी, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बनाता कौन है ये भी लिखवाया है मैंने, कौन बनाता आपके पास, गोल्जी कॉलोन।